Hi and welcome back. So today we are continuing with our chapter 1, that is gravitation of science 1. So yesterday we discussed some 4 points, that is introduction, some revisions, and then we discussed about Kepler's law of motion, and then we also discussed about circular motion and its introduction, centripetal force and centrifugal force. We have discussed in the first part of this chapter. So in this video, in this second part, what we are going to study is, first will be Newton's universal law of gravitation, and then SI unit of gravitational constant, and then uniform motion or uniform circular motion or magnitude of centripetal force. Then we will see the solved examples which are present on page number 6, and also a use your brain power solution that is also on page number 6. So what does the यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज? तो इन्होंने क्या बताया है कि जब दो ऑब्जेक्ट अर्थ पर या अर्थ के बाहर, पूरे यूनिवर्सल कह रहे हैं, क्या यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी, चाहे वो अर्थ पर हो या फिर कहीं पर भी हो, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी आप बात कर लो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की वजह से। मतलब कोई भी दो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में या कहीं भी, अर्थ पर या अर्थ के बाहर भी, या दो प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट्स के बीच में भी क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है। ये इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये किसने बताया हमको? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। तो इनको ना बहुत हेल्प मिली, जो केपलर ने जो लॉज डिस्कवर किए थे या जो लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बेसिस पर इन्होंने अपना ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि को सपोज दो चीज़ें हैं, एक का दोनों स्पेरिकल बॉल्स है, इसको ज़मीन पे रख दो आप, इनके बीच में डिस्टेंस रख दो आप d, ये डिस्टेंस है इनके बीच में स्मॉल d, इन दोनों का मास दिया हुआ है, m1 मास है और ये m2 मास है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अट्रैक्ट्स इटसेल्फ, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टूवर्ड देमसेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर फोर्स से हो रहा होगा। तो इसका भी जो फोर्स है, दोनों का लगभग फोर्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, दो द मासेस आर डिफरेंट, द फोर्सेस आर सेम। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट, मैथमेटिकल, ये तो हो गया, ठीक है, हमने बता दिया कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो ये हमने एक बात बता दी। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज कैन बी रिटन एज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब फोर्स कितना फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जर्ट हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में एग्जर्ट हो रहा होगा। उस फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उन दोनों के मासेस के ऊपर कि भाई m1 और m2, ये दो चीज़ें हो गई, m1 और m2, पहली चीज़ का मास क्या है, दूसरी चीज़ का मास क्या है, उनका प्रोडक्ट कर लो, उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसका स्क्वायर। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन भी बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि हमने केपलर में क्या देखा था, केपलर के तीसरे लॉ में क्या बताया था कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस और द रेडियस, या रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, एवरेज रेडियस आप निकाल लो। तो उसको हमने बोला था यहाँ पर कि इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्यूब हमने यूज़ किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इसमें क्या बताया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, किसका, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स का स्क्वायर ले रहे हैं। वहाँ पर क्या लिया था हमने, रेडियस का क्यूब लिया था। तो इन्होंने स्क्वायर किस बेसिस पर एनालाइज किया, ये हमको आगे देखना है इस पर डेरिवेशन में। तो अगर मुझे यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इक्वल टू लाना पड़ेगा। इक्वल टू लाने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसने कांस्टेंट टर्म कौन सी ऐड करी, यहाँ पे कैपिटल जी। कैपिटल G is called as the constant of proportionality and is called as the universal gravitational constant। मतलब ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है, पूरे यूनिवर्स में, ना कि सिर्फ अर्थ पर, पूरे यूनिवर्स में इसकी जो वैल्यू है क्या है, एक ही आती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। तो इसका हमको फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इज इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। मतलब अगर हमको
दो ऑब्जेक्ट की जी, तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमको हमेशा पता है, तो इसको लर्न कर लेंगे हम। तो अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मासेस पता है, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मास पता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमको पता है, तो हम उस दोनों के बीच में एक्सर्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह रहते हैं ना, ये आते ही है एग्जाम में, तो ये याद रखना, फॉर्मूले सारे याद रखना है हमने को। ठीक है, इसमें इससे क्या समझ में आता है हमको, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब यहाँ हमने क्या कर दिया, m1 या m2 किसी एक मास को डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगी ये साइड से, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मासेस को क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो अगर एक साइड पे क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे साइड पे भी उतनी मैग्नीट्यूड से क्वांटिटी बढ़ती है। मतलब अगर इधर साइड से मास बढ़ेगा, ये साइड से अगर मास की वैल्यू डबल हो जाएगी तो फोर्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर साइड से ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि अब इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन है इस डिस्टेंस का, ये डी स्क्वायर क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये डी की जगह पर हमको 2d पुट करना पड़ेगा, फिर 2d होल ब्रैकेट स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा 4d स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, अब ये मैग्नीट्यूड ये कितना हो गया इसका, डिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया, उतना ही 4 टाइम्स ये फोर्स भी कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। मतलब अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। मतलब जितनी दूर दूर ये चीज़ें जाएगी दोनों भी, जितना ये दोनों दूर दूर होंगे उतना कम कम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, जितना ज़्यादा दूर उतना कम फोर्स। मतलब हमारे और मून के, अर्थ और मून के बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे कई कम रहेगा अर्थ और मार्स के बीच में, क्योंकि मार्स बहुत दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये अगर हमने डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे ये फोर्स 4 टाइम्स 4 गुना कम हो जाएगा, जितना पहले अप्लाई हो रहा था उससे 4 गुना कम हो जाएगा। इफ़ द टू बॉडीज़ आर स्पेरिकल, अगर स्पेरिकल है बिल्कुल एग्जैक्टली बॉल के जैसी है, तो फोर्सेस क्या होते हैं, इनके जो सेंटर ऑफ मासेस या सेंटर ऑफ जो बॉडी का सेंटर है, एकदम स्पीयर का जो सेंटर होता है, उन दोनों सेंटर्स के बीचों बीच ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है। उसका डायरेक्शन उस फोर्स का बिल्कुल सेंटर्स पे होता है दोनों बॉडीज़ के। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज टेकन एज कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी। उसके बाद बोला है कि अगर कोई इरेगुलर शेप है, स्पेरिकल शेप नहीं है, ऐसा कुछ भी, कोई इरेगुलर शेप है, दो बॉडीज है, अभी एक जैसी हर पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्पेरिकल थोड़ी ना होंगे, उनके अलग अलग शेप्स होंगे। सपोज ये दो कुछ इस तरीके के शेप के हैं, तो इनको कैसे कंसिडर करेंगे आप डिस्टेंस को। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated। मतलब कोई ऐसा पॉइंट होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के बाहर जहाँ पर पूरा का पूरा मास फोकस्ड होता है, बैलेंस्ड होता है, जहाँ पर पूरा का पूरा वजन जो होता है उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस होता है। हम बोलते हैं ना सेंटर ऑफ मास खिसक गया पोजीशन से तो इंसान गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ। तो सेंटर ऑफ मास, हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ से हमको, जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला, सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर में से ज्वाइन करना है इसको, तो वो हमको डिस्टेंस डी कंसिडर करना है। लेकिन कोई अगर इरेगुलर शेप की बॉडी है तो उस केस में क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पता करना है पहले, उस पॉइंट से लेके दूसरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक के हमको लाइन ज्वाइन करना है, और वो डिस्टेंस हमको कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। फिर ये तो ये हो गया पूरा यूनिवर्सल लॉ, ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपके बुक में कि व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। इन्होंने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि ये डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर, एक तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन दूसरा क्या बोला कि वो भी स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किस बेसिस पे लाया इन्होंने, कहाँ से लाया, ये कैसे डेरिवेशन हुआ, ये किस बेसिस पर इन्होंने इसको ऐसा बोला। क्यूब भी तो हो सकता था, या डायरेक्ट रिलेशन भी तो हो सकता था, तो ये किस बेसिस पर किया इन्होंने। कुछ ऑब्जर्वेशन भी थे उनके खुद के, और केपलर के जो थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसका भी इन्होंने हेल्प लिया। तो ये कैसे किया इन्होंने, ये देखते हैं अपन। ये हम उसके आगे वाले इसमें पार्ट में देखेंगे, उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं एसआई यूनिट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ये कैपिटल जी हमने यहाँ पे बोला है, ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट और वैल्यू क्या होती है। तो एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है हमको उसको यूज़ करते हैं। तो हमको क्या फॉर्मूला निकाला हमने डेरिवेशन में, फोर्स इज इक्वल्स टू
कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इनका स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, g को ये साइड पर रहने दो, बाकी सारी टर्म्स वो साइड पर लेके जाओ, रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ये क्वेश्चन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, g इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर नीचे डिवीजन में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, और ये m1 m2 उधर मल्टीप्लाई में था, ये LHS पर सॉरी इधर ये साइड पे m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में था, वो साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। रीअरेंज करने के बाद क्या मिलता है हमको, ये इक्वेशन मिलती है g इज इक्वल टू f इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यूनिट पता करने के लिए हमको यहाँ पर ये साइड पे जितने भी टर्म्स है हर एक का SI यूनिट जो है वो यहाँ पर पुट करते जाना है। तो जैसे फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, कैपिटल N, डी स्क्वायर, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम लोग लेंथ के लिए SI यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर डी स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे डिवीजन में क्या है, m1 इंटू m2, m1 m2 मास, मास मतलब वजन, वजन के लिए SI यूनिट क्या है, kg, किलोग्राम, तो ये kg इंटू kg स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे kg स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको SI यूनिट g का, क्या हो गया SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दूसरा तरीका है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका SI यूनिट, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह MCQ में आ सकता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया SI यूनिट। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, अभी SI यूनिट हमको यहाँ पे देखो बताया गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश नाम का एक फिजिसिस्ट था। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने सबसे पहले इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इसकी, पूरे यूनिवर्स में एक वैल्यू सेम यूज़ करनी है हमको। तो इसकी वैल्यू बताई गई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, इसको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, क्योंकि ये हमको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होने वाला है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दिया हुआ होता है ये वैल्यू आपको, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिया हुआ होता है बोर्ड में, तो ये हमको लर्न करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भूलना नहीं है कभी भी। 6.673 इंटू 10⁻11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स या kg इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू। उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म, पहले हमने सर्कुलर मोशन की बात करी थी, अब हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, प्लस उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो बॉडी मूव हो रही है। तो सपोज यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, जो इस सर्कुलर ट्रैक पर, ऐसा सर्कुलर पाथ में हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था हमने, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो गोल गोल घुमा रहे हैं इसको, इसकी वेलोसिटी है v, और ये डिस्टेंस है आपका इस सर्कुलर पाथ का, स्ट्रिंग का, इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, अब इसका हम ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये वाला इक्वेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन ने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है डिस्टेंस का, डिस्टेंस को इन्होंने यहाँ पर नीचे लिया था ना, हमने बोला था ना यहाँ पर कि इन्होंने ये डिस्टेंस को इनवर्सली क्यों प्रोपोर्शनल बताया है, तो उसके लिए इसको हम डेरिवेशन बता रहे हैं, इसका प्रूफ हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। तो कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सपोज एक स्टोन है, उसका मास स्मॉल m है, डिस्टेंस है जो यहाँ पर रेडियस है आपका स्मॉल r, वेलोसिटी क्या, किस वेलोसिटी के साथ वो या स्पीड के साथ वो मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, v इसकी स्मॉल v इसकी वेलोसिटी हो गई। उसके बाद हमको एक फार्मूला पता होता है, ये न्यूटन ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिया है, फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमने कहीं ना कहीं हमारे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला, यहाँ से हमको ये डेरिवेशन स्टार्ट करना है, ये याद रखो। उसके बाद इफ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, अगर हम यहाँ पे प्लैनेट्स की बात करें, यही चीज़ हम लोग, जैसे यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट की बात की तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे अगर ये वाले केस की हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए ये फार्मूला लिख सकते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स होता है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, हमने पिछली बार बात की थी पिछले वीडियो में, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हम इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपको ये इस तरीके से फोर्स आप निकाल सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन
अगर हम यही चीज़ अप्लाई करें प्लैनेट्स के केस में, हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहा था, इन्होंने क्या किया, केपलर ने बोला था एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट, लेकिन न्यूटन ने बोला कि नहीं, मैं मानता हूँ कि भाई ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स। सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में हम कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, सेम फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, यही फार्मूला सेम, F इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मतलब अर्थ का अगर मुझे बताना है कि भाई फोर्स जो अर्थ सन जो है या सन और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अर्थ का मास पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और उसके बीच में सन और उसके बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो मैं ये फार्मूला से निकाल सकता हूँ कि कितना फोर्स है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर किसी और तरीके से पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंड स्पीड ऑफ द प्लेनेट। अब मुझे नहीं पता है ना ये मासेस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी नहीं है, मुझे फोर्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे क्या प्रूव करना है कि इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है किसका, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसको हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप वेलोसिटी का और स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस हमने कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आया, तो क्या किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये ना, ये पूरा सर्कमफरेंस होता है ना, ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या होती है, 2πr। तो ये ऊपर इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2πr डिवाइडेड बाय टी, कैपिटल टी मतलब टाइम टेकन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने बताया था पीछे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो उसमें क्या बोला है यहाँ पर, ये घूमकर पूरा यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहाँ पर ये पुट कर दिया हमने, तो ये हमको मिल गया वी की वैल्यू। अब ये वी की वैल्यू क्या करनी है, इस वाले फॉर्मूले में हमको पुटअप कर देनी है। तो जैसे हमको ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमको यहाँ पर फॉर्मूला है ऊपर, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला वापस से मैंने यहाँ लिख दिया। फिर क्या कर दिया, ये वी स्क्वायर की जगह पे, मतलब वी की जगह पे क्या कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिलेगा, m इन ब्रैकेट 2πr अपॉन टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको सॉल्व किया, इसको पहले ब्रैकेट को स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये m जो बाहर तो m था ब्रैकेट के बाहर, इसको एज इट इज़ रखा यहाँ पर। नीचे की तरफ देखिए आप लोग, नीचे दिखेगा आपको सब जो मैं बोल रहा हूँ एकदम लास्ट स्टेप में। उसके बाद 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, उसके बाद m मिल गया हमको बाहर जो था, फिर पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर हो गया, फिर r स्क्वायर, फिर t का स्क्वायर, t स्क्वायर ये चले जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और इधर मिल गया r एज इट इज़ जो पहले से ही था। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। फिर अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में r स्क्वायर है, नीचे r है, तो इन दोनों में से एक एक r कट हो जाएगा ना, ये r भी गया और इधर से भी एक r चले गया, तो क्या बचेगा, ये 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यहाँ पर बच जाती है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या हो गया, देखो ये पूरा सब सॉल्व करने के बाद इतना कुछ, ये फोर्स इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या मिलता है अपने को, 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। हमको यहाँ पे नहीं रुकना है, ये एंड नहीं है। इसके बाद क्या करना है हमको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट, मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर से और नीचे डिवाइड करना है अपने को आर स्क्वायर से, तो एक ही वैल्यू रहती है बेसिकली। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, देखो यहाँ पर ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बाकी इक्वेशन वैसा ही है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, ये आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इसको, टी स्क्वायर को मैंने इस ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ये टी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट में डाल दिया, और ये जो 4 बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे 4m पाई स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में बच गया और नीचे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर तो इधर चले गया, ये देखो ये टी स्क्वायर तो इधर चले गया ब्रैकेट में, तो क्या बच गया नीचे, ये आर स्क्वायर बच जाता, तो आर स्क्वायर को लिख दिया हमने इधर एज इट इज़। तो क्या मिल गया हमको, ये 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर अप्लाई करो केपलर का तीसरा लॉ। केपलर का तीसरा लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, मतलब के मतलब कांस्टेंट है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। ये केपलर ने बताया, लेकिन अपने पास यहाँ पे ऐसा है क्या, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है क्या, नहीं, अपने पास उल्टा है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इन्वर्स करो, इसको अल्टीपल्टी करो, अल्टीपल्टी करेंगे तो क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसको अल्टीपल्टी, ये एल एच एस अल्टीपल्टी किया तो आर एच एस भी अल्टीपल्टी करेंगे ना। इधर ऊपर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है डिवीजन में, तो नीचे 1 है, के अपॉन 1, इसको इन्वर्स करो तो
क्या मिलेगा 1/k, है ना। कहाँ गया रे भाई, हाँ, तो इधर क्या मिलेगा अपने को r³ / t² = 1/k। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे r³ / t² की जगह पे 1/k पुट करना है, तो क्या मिलेगा हमको f = 4m π² / r² डिवाइडेड बाई k आ जाएगा। ये नीचे सिर्फ एक k वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पर, बाकी ये जो ये वैल्यू है ये गायब हो जाएगी यहाँ से, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक कैपिटल K ऐड हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। अब क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पर अगर केयरफुली इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे आप, f = 4m π² / k r²। तो यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट वैल्यू, m जो है मास भी कांस्टेंट रहता है, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद k जो हमने बोला ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है 4m π² / k, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ इसको हटा के और इक्वल टू साइन, ये पूरी वैल्यू, ये जो वाली जो पूरी वैल्यू है यहाँ पर, और ये इक्वल टू साइन यहाँ पर है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे अपन क्या लाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन। क्या लाएंगे, जैसे हम लोग पिछली बार क्या किए थे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, मतलब इक्वल टू लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म ऐड करनी पड़ती है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म है और बीच में इक्वल टू साइन है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देंगे। अब तो क्या मिल जाएगा हमको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या बोला था, हमको यही प्रूव करना था कि इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप प्रूव हो गया इससे। Thus, the Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet, is responsible for the circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance of the planet and the sun। मतलब इस तरीके से हमने प्रूव किया कि अगर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दो प्लैनेट्स के बीच में या सन और प्लैनेट के बीच में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका उन दोनों प्लैनेट्स या प्लैनेट और सन के डिस्टेंस को, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर को। Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the forces in nature, but it controls the universe and decides its future. Thus, this is possible because of the huge masses of planets, Earth, stars and other constituents of the universe. मतलब gravitational force एक्चुअली में तो बहुत वीक फोर्स होता है ये, इसकी वजह से कोई एकदम बड़ा मोशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट। जो हम टाइम देख रहे हैं, टाइम जो बढ़ रहा है, टाइम हम अगर बात करें, जो टाइम हम लोग देखते हैं कि भाई 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये क्यों घूम रहा है, ये सब प्लैनेट्स के मोशन की वजह से और ग्रेविटेशन की वजह से सारा टाइम जो होता है ये हमारा मूव हो रहा होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा, प्रूफ किया हमने इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, अपना यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने प्रूफ किया एक तरीके से बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमने डेरिवेशन यूज़ करके, और केपलर की मदद से, केपलर के जो इक्वेशन थे उसको यूज़ करके हमने क्या कर दिया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने प्रूव कर दिया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके पेज नंबर 6 के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर देखो ये क्रिकेट की बात आ गई, क्रिकेट में से एग्जाम्पल लेके आए ये लोग। तो महेंद्र सिंह धोनी है, मेरे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली है यहाँ पे। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये हम अभी ये कैसा, इनकी बैटिंग खत्म हो गई बेचारों की, आउट हो गए दोनों भी, तो अभी ये बैठे बेंच पर बाहर ग्राउंड पर। तो 1 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। देयर मासेज आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। उल्टा बताया शायद, 75 kg बताया है महेंद्र सिंह धोनी का और विराट कोहली का बताया है 80 kg मास। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या, कोई आप ऑफकोर्स दो चीज़ों के बीच में हमने बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमको r दिया गया है, r की वैल्यू कितनी दी गई, गिवन डेटा देख लो क्वेश्चन में से, r कितना दिया गया है 1 मीटर, डिस्टेंस दोनों के बीच में m1 मास 75, m2 80। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता होती है, g = 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये थोड़ा सा इसने राउंड ऑफ करके लिया है, एक्चुअली में 3 डिजिट्स तक लेते हैं हम लोग।
ठीक है, ऐसा भी लिया तो भी चलता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज है अपने पास, पुट करो। जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 75, m2 80 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम 6.67 इंटू 75 इंटू 80। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद हमको कुछ 0 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यूज, पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, या हमको बड़ा नंबर आता है, पॉइंट में नहीं आता, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। ये बड़ा नंबर आने के बाद जो इसको अगर आप उसको फिर अगर हम लोग इंडेक्स को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलता है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। मतलब उन दोनों के बीच में, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, 4.002 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 10⁻⁻7 न्यूटन। -7 देखो, मतलब इसको आप ये जो 4.00 ये नंबर को, पॉइंट को और इधर शिफ्ट करो 7 पॉइंट से, मतलब 0.00000000402 न्यूटन। इतना कम फोर्स एक्ट हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिलाने के लिए भी कम से कम अपने को 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो 0.0000 इतना कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स है। तो क्या ये दोनों इतना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे क्या, एक दूसरे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? नहीं होते हैं, इतना जल्दी नहीं मूव होते। ऊपर से फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा है ना, जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस सरफेस पर वो बैठे हैं, वो सरफेस और उनकी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन भी तो है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है ना, जो उनको मूव नहीं होने देता है। एक अपोजिट फोर्स है जो उसको मूव नहीं होने देता है, तो ये मूव नहीं होंगे कभी भी। तो ये फोर्स बहुत छोटा है, उसके बाद ये मूव तो नहीं होंगे, इनके बीच में एक्सेलरेशन जरूर होगा। अगर इनकेस हम बोले कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, वो बेंच जो है वो फ्रिक्शनलेस स्लिपरी है, तो और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके बीच में फोर्स है, तो ये खिसकते जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो अगर हम मान ले कि भाई फ्रिक्शन नहीं है, तो अपने को इसके ऊपर से दूसरा एग्जांपल दिया है। क्या बोला, इन द अबव एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, उसकी जो बेंच है वो फ्रिक्शनलेस है, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी। अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जब पहले वो बैठे उसके ऊपर, तो इनिशियली तो क्या थी, उनकी वेलोसिटी जीरो थी। व्हाट विल बी द महेंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। टाइम दिया गया है 1 सेकंड, उसकी वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है। अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, फोर्स कैलकुलेट किया है। मास हमको पता है, एक्सेलरेशन से अपने को निकाल लिया। चलो ठीक है, क्या क्या करना है देखो यहाँ पर गिवन में क्या दिया है। इसमें महेंद्र का जो फोर्स है, फोर्स ऑन महेंद्र, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया। महेंद्र का मास कितना है 75 kg। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अभी यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशंस यूज़ की थी, जैसे हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर स्टडी करा, सबसे पहला चैप्टर था आपको 9th स्टैंडर्ड में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें कुछ इक्वेशंस देखी थी हमने, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज देखे थे। तो उसमें हमको एक फार्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको अगर हमने रीअरेंज किया तो क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा, ये रीअरेंज किया तो इसको एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स अपॉन मास, ये अपने को मिल गया। फोर्स की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है, पुट करो, सॉल्व करो। ये सॉल्व किया तो क्या मिलता है अपने को, 5.34 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है उन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन। मतलब इस एक्सेलरेशन से महेंद्र क्या हो रहा है, विराट की तरफ मूव हो रहा है। कितना एक्सेलरेशन है, 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है उसका। एक्सेलरेशन तो मिल गया। अब क्या बोला, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, पहले सेकंड लॉ का इक्वेशन यूज़ किया, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है। याद है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी था। फिर था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी था, है ना। तो ये सारे 3 इक्वेशन आपको हमेशा काम में आने वाले, तो याद रखना इसको। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन बोलती है। अपने पास v है क्या, नहीं है, v तो नहीं पता अपने को, v तो निकालना ही है ना। यहाँ पर वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद, वो तो नहीं पता है। तो महेंद्र बेंच पर बैठा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी। ठीक है, u वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो अपने को यहाँ पर v तो नहीं पता, v रहने दो। उसके बाद u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, u 0 है, प्लस
ए की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया हमने 5.34 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई टी। टी कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम बताया अपने को टी 1 सेकेंड है ये, तो टी मल्टीप्लाइड हुई, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ वही वैल्यू मिलती है घूम के अपने को। जितनी एक्सेलरेशन उतना ही वेलोसिटी है इसका, जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू थी उतनी वेलोसिटी निकली है हमारी कैलकुलेट करने के बाद। अगर यहाँ टाइम अलग होता था तो ये वैल्यू चेंज हो जाती थी, क्योंकि 1 सेकेंड है इसलिए ये यूनिट टाइम में उतना ही इस वेलोसिटी दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी इसका वेलोसिटी कितना निकला, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया महेंद्र का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। महेंद्रस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.0008 बार जीरो लगाओ फिर 532, मतलब इतना छोटा सा वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से कोई कहाँ को पहुँचेगा, कितना मूव होगा, कितने टाइम में, क्या इतनी स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, हद से ज़्यादा स्लो है एकदम। कछुए से भी, कछुआ तो भाई बहुत फास्ट होता, बहुत स्लो है ये जो वेलोसिटी है ना, बहुत बहुत स्लो है, तो ये नहीं मूव होने वाला है इतना जल्दी। तो यहाँ पर देखो बहुत छोटी वेलोसिटी है, तो ये क्या रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इन थोड़ा सा मूव होगा, दोनों भी ऑब्जेक्ट सामने आएंगे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा ना, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस अगर कम होता है तो क्या होता है, फोर्स बढ़ते जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये दोनों पास पास आएंगे उनके बीच में फोर्स जो है, फोर्स भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से वो फास्टली एक दूसरे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है। ये ओके, आपके दो न्यूमेरिकल्स जो थे पेज नंबर 6 के ऊपर, ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक पेज नंबर 6 पर ही यूज़ योर ब्रेन पावर करके, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इन एग्जाम्पल 2 अबव रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो पीछे हमने एक्सेलरेशन देखा एग्जाम्पल 2 में, कहाँ गया ये वाला एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू ये, अगर ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज ही नहीं होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू से ये मूव हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका सेम है, कांस्टेंट है। तो महेंद्र को हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, महेंद्र को कितना टाइम लगेगा 1 सेंटीमीटर मूव होने में, मतलब बेंच उन दोनों के बीच में एक, मतलब महेंद्र को 1 सेंटीमीटर मूव होना है विराट की तरफ अगर, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या दिया गया है, पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेकंड वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 0.01 मीटर, कैसे किया, डिवाइड बाय 100। उसके बाद टी हमको निकालना है कि उनको कितना टाइम लगने वाला है 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए। तो ये हमको यहाँ पर न्यूटन का जो तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन था, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो s की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर s हो गया 0.01 इक्वल्स टू 0 इंटू टी, क्योंकि u क्या है यहाँ पर 0 है, तो u इंटू टी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a क्या है एक्सेलरेशन 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹, ये पुट कर दिया, और t की वैल्यू हमको नहीं पता तो इसको टी स्क्वायर को एज इट इज रखो। अभी सॉल्व करो थोड़ा सा, ये 0 इंटू टी तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा अपने को इधर LHS पे, तो ये 0.01 ऐसे ही रहेगा, हाफ इंटू ये, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, 0 इंटू टी 0 हो गया, ये हाफ इंटू 5.34 इंटू 10⁻⁻�9 इंटू टी स्क्वायर, ये बच गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो टी स्क्वायर है इसको RHS पर ही रखो, बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ तो उल्टी पुल्टी हो जाएंगे सब। तो ये 2 इधर डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वैल्यू दैट इज़ 5.34 इंटू 10⁻⁻�9 ये डिवीजन में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 0.02 डिवाइडेड बाय 5.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, तो ये -9 था जो नीचे था, तो ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये -9 का +9 हो जाता है। ये हमको रूल्स पता है इंडाइसिस के। इसको सॉल्व करेंगे आप अगर 0.02 डिवाइडेड बाय 5.34, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0.0037 अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। इसको थोड़ा सा और हमने अगर रीअरेंज किया तो ये आता है टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है, ये 3.7 इंटू 10⁻⁶, ये हो गई टी स्क्वायर की वैल्यू। अपने को टी स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए टी, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इन दिस इक्वेशन, टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर भी
√3.7 इंटू 10⁻⁶, इसको मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमको वैल्यू, ये मिलती है अपने को अप्रॉक्सीमेटली 1923.5 सेकेंड्स, मतलब इतना टाइम, या फिर इसको हम बोल दे, और अगर हमने कन्वर्ट किया तो इसको मिलने लगेंगे 32 मिनट। मतलब महेंद्र को विराट की तरफ मूव करने के लिए कितना टाइम लग जा रहा है, 32 मिनट्स लगेंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करने के लिए। कितना, 1 सेंटीमीटर सिर्फ मूव करने के लिए कितना, 32 मिनट उसको बैठना पड़ेगा वहीं पे। वो भी कब, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, बेंच में अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस बेंच है अगर जहाँ पर वो बैठे हैं, तो 1 सेंटीमीटर मूव होने के लिए उनको 32 मिनट लग जाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो अब बताओ मुझे कि पूरा एकदम डिस्टेंस ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये दिमाग लगा के बताओ। 1 मीटर अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, तो 32 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को कवर करने में कितना लगेगा इसको, 3200 मिनट, 3200 मिनट इनको लग जाएंगे पूरा 1 मीटर में वो अट्रैक्ट होने में, डिस्टेंस कवर करने में। तो ठीक है, ये सब आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में बाकी हम बात करेंगे कुछ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, कुछ टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वगैरह।